हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग हमारा जीएसटी का अगला पार्ट कवर करने वाले हैं। कल के क्लासेस में हम लोगों ने पुराने वाले स्लैब से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि जीएसटी का कई सारा स्लैब हुआ करता था, जिसमें से आपने देखा था 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से बहुत सारा स्लैब था। लेकिन 22 सितंबर 2025 को जीएसटी में, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि इसके बारे में कल अगले लेक्चर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, तो जीएसटी में समय समय पे बहुत सारे माइनर्स और बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे छोटे मोटे और बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन टाइम टू टाइम होते रहे हैं। जिसमें से एक परिवर्तन 22 सितंबर 2025 को जीएसटी के संबंध में कुछ चेंजेज हुए, मतलब उसके स्लैब में कुछ परिवर्तन हुआ। यानी कि पहले जो जीएसटी का बहुत सारा स्लैब हुआ करता था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुआ, और 22 सितंबर 2025 के बाद फिर जीएसटी में जो स्लैब जो रह गया वो कितना रह गया, तो 0%, 5%, 18% और 40%। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जीएसटी का जो अमेंडमेंट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी 2.0, जीएसटी अमेंडमेंट 2.0 जो हुआ वो कब हुआ था, तो 22 सितंबर 2025 को हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 22 सितंबर 2025 को जो अमेंडमेंट हुआ तो उस समय फिर क्या हुआ, तो जीएसटी का ये 4 रेट हो गया, 0%, 5%, 18% और 40%। 0%, 5%, 18% और 40%। कब हुआ ये अमेंडमेंट, तो 22 सितंबर 2025 से। तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पुराने वाले बुक से हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों ने जो नया बुक है उसके साथ हम लोग अपडेट करते हुए, क्योंकि वो पुराने वाले जो बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले स्लैब के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस वाले स्लैब के अकॉर्डिंग याद करना है, एग्जाम में इसी हिसाब से आपको लिखना है। तो जीएसटी के संबंध में जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या हुआ था, तो 22 सितंबर 2025 को हुआ था। तब क्या हो गया, तो तब ये जीएसटी का जो स्लैब हो गया वो 0, 5, 18 और 40 हो गया। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना, ये चूंकि जीएसटी के संबंध में आपको क्या करना है, जब जब कुछ भी अमेंडमेंट आएगा तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चेंजेज वगैरह इसके स्लैब वगैरह में होते रहते हैं हमेशा। आज हम लोग उसी जीएसटी के लेक्चर को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, कल हम लोगों ने पढ़ा था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था पिछले क्लास में। आज मैं फिर से थोड़ा आप लोग को फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि जीएसटी जो लगेगा, तो एक तो लगता है आपका क्या, तो एक तो लगता है सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी, एक लगता है यूटीजीएसटी, एक लगता है आईजीएसटी। सीजीएसटी किसको बोलेंगे, तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान अगर हमने 1,000 रुपये का कोई सामान है, और उस पर अगर आपका 18% का अगर टैक्स अगर लगा हो, तो 9% किसको जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 9% किसको जाएगा, तो वो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हमने देखा था सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। इसके अलावा आईजीएसटी भी हम लोगों ने देखा था। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी एक राज्य में, जैसे कि बिहार में अगर कोई सामान अगर बन रहा हो और सप्लाई कहाँ पे हो रहा हो, तो अदर स्टेट में अगर, जैसे झारखंड में, जैसे आपका किसी और स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा हो, जैसे छत्तीसगढ़ में, या कहीं भी अलग अलग स्टेट में अगर वो सप्लाई हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या लगेगा, तो वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। इसके अलावा एक होता है यूटीजीएसटी। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है आपका यूजीएसटी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सामान बनेगा, और यूनियन टेरिटरी में ही कोई सामान अगर बेचा जाएगा, अगर जैसे छत्तीसगढ़ में सामान बना और छत्तीसगढ़ में ही सामान बेचा गया अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा यूजीएसटी, यानी कि यूटीजीएसटी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अगर देखो, तो मैंने एक चार्ट यहाँ पे आपके लिए बनाया। तो सबसे पहला चीज की टैक्स, तो ये सारे के सारे टैक्स का मैंने नाम बताया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। एरिया क्या क्या होगा, तो ये भी स्टेट, ये भी क्या स्टेट, ये यूटी, और ये आपका क्या हो गया, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे, या इंडिया के बाहर भी अगर इंपोर्ट वगैरह भी होगा तो उस पर भी क्या लगेगा, तो आईजीएसटी लगेगा। जैसे हिंदुस्तान से कोई सामान अगर बाहर एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, वहाँ पे भी लगेगा आईजीएसटी। ये बात ध्यान रखना है आपको।
इसी तरीके से आप अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ लगेगा, ये कहाँ कहाँ लगेगा या फिर कहाँ लगता है, ये ध्यान रखिएगा कब लगता है। तो ये लगता है आपका सेम स्टेट में। अगर कोई सामान अगर हम क्या करेंगे, सेम स्टेट में सामान बेचेंगे, बिहार के अगर कोई सेलर हो और बिहार में ही सामान बेचेंगे तो फिर क्या लगेगा, CGST, मतलब सेम स्टेट में। यहाँ पे भी क्या होगा, बिहार के ही कोई अगर हो मैन्युफैक्चरर और बिहार में ही सामान बेच रहे हो तो क्या लगेगा, वहाँ पे भी लगेगा, आपका सेम स्टेट में ही होता है ये। UGST में क्या होता है, UGST में आपका सेम स्टेट में है। सेम स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक तो हम लोग क्या होना चाहिए, तो वो यूनियन टेरिटरी में आना चाहिए वो, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी में जो हम लोग आएंगे, तो अगर छत्तीसगढ़, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ क्या होता है, तो वो यूनियन टेरिटरी होता है। तो यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सामान बेचेंगे, मतलब सेम स्टेट में ही सामान अगर बेचेंगे, तब फिर वहाँ पे क्या लगेगा, तब वहाँ पे लगेगा UGST। एक होता है IGST। अगर बिहार के रहने वाले, बिहार के कोई बिजनेसमैन अगर किसी अदर स्टेट में सामान अगर बेचेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा फिर आपका IGST। और अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट जो आपका रेट है वो 0%, 5%, 18% और 40%। कल हम लोगों ने ओल्ड वाले जो बुक से देखा था तो वहाँ पे अलग अलग रेट था, लेकिन नया वाला रेट आपको मैंने इसी वजह से बता दिया ताकि आपको नया भी अपडेट रहना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। एक अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 22 सितंबर 2025 को। अब इसका एंट्री वगैरह किस तरीके से करते हैं और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हम लोग ये कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए सीखेंगे यहाँ पे आज के क्लास में। तो जैसे आप देखो, आपको क्वेश्चंस में कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि परचेज लैपटॉप फ्रॉम जालाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 80% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, अगर रखोगे, अगर आप ध्यान रखो तो सामान का जो दाम है वो दाम कितना है, उस सामान का, उस लैपटॉप का दाम कितना, दाम है 50,000 रुपया। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई सामान फ़ोन परचेज करने के लिए गए तो फ़ोन का दाम होगा अगर 10,000 रुपया, तो उसके ऊपर अलग से लगेगा GST, तो फिर क्या हो जाएगा, वो उससे बढ़ जाएगा सामान का दाम, उससे क्या हो जाएगा, सामान का दाम बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको। वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे, तो 50,000 रुपये का कोई लैपटॉप है, इस पे GST कितना लगना है, GST लगना है 18%। GST कितना लगना है, GST लगना है 18%। तो कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे, हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितना है, 50,000 रुपया, 50,000। कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे इसका, तो कैलकुलेशंस हम लोग इस तरीके से करेंगे, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप बगल में कहीं पर रफ में क्या कर लो, रफ में कर लो कैलकुलेशंस। तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप में आप लिखो कितना, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप में लिखो 50,000। कितना लिखेंगे, तो 50,000 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस में फिर क्या करना है, तो आपको GST ऐड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चंस में आपको कह रहा है यहाँ पे कि GST कितना लगना है, तो GST लगना है 18%। GST कितना लगना है, 18%। और GST के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, और मैंने अभी भी रिविजन्स किया कि जब कभी भी अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर सेम स्टेट में ही सामान अगर बेचेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि दो प्रकार का टैक्स लगेगा, एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि ये 18% का बंटवारा क्या होगा, तो आधा आधा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास और किसके पास, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास आधा आधा टैक्सेस वगैरह क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 18% में से आप अगर देखो तो 9% किसको चला गया, तो CGST में, और 9% किस में, तो SGST में। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप निकालोगे यहाँ पे किस तरीके से, तो 50,000 रुपीज़ का आप क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे 50,000 रुपीज़ का कितना, तो 9%, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 4,500। और वैसे ही 50,000 रुपीज़ का निकालोगे आप कितना, 9%, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 4,500 रुपया। दोनों को जोड़ोगे तो जोड़कर फिर बिल कितने का बनेगा, तो बिल बनेगा आपका 59,000 रुपीज़ का। यानी कि सामान का जो दाम था 50,000 रुपया था, उसमें GST लगा, फिर आपको CGST 9%, SGST 9%, दोनों मिला के उसका दाम कितना हो गया, नेट वैल्यू हो गया आपका 59,000 रुपया। आपने कोई सामान, कभी फ़ोन या कोई भी सामान अगर परचेज किया होगा तो आपने देखा होगा इसी तरीके से वो बिल बना हुआ होता है। पहले उसका प्राइस होता है, फिर उसमें GST वगैरह ऐड होता है। अच्छा, इसको देख के ये भी चीज़ एक समझ में आया कि हम लोगों ने सामान कहाँ पे बेचा है, सामान हमने बेचा है सेम स्टेट में। क्योंकि जब कभी भी किसी क्वेश्चंस के अंदर में CGST और SGST अगर साथ साथ में अगर रहे, इसका मतलब होता है कि सामान हमने क्या किया, सेम स्टेट में सामान बेचा है। इसका मतलब ये बिहार में, अगर बिहार का कोई अगर सप्लायर अगर होगा तो उसने बिहार में ही सामान बेचा होगा।
तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन जब हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाने के बाद फिर क्या करना है, तो आपको एंट्री पास करना है, जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है, पहला वाला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पार्टिकुलर का, फिर होता है एलएफ का, फिर होता है डेबिट अमाउंट का, फिर होता है क्रेडिट अमाउंट का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, याद रखोगे किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। इस तरीके से क्या होता है, तो इसका ये फॉर्मेट होता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा भी जाता है आप लोगों को कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, तो जनरल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। जब ये कैलकुलेशंस आपका हो जाएगा, तो कैलकुलेशंस हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे तो अगर कभी भी कोई भी सामान हम लोग परचेज करेंगे, तो हमने परचेज क्या किया, लैपटॉप परचेज किया। तो लैपटॉप जब कभी भी परचेज करेंगे, तो लैपटॉप क्या होता है, तो लैपटॉप बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। एसेट्स होगा तो कौन से अकाउंट में डालेंगे उसको, किस में इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इसलिए लैपटॉप का नाम डीआर हो जाएगा। और कितने, यहाँ पे गौर करना है, गौर करिएगा, यहाँ पे पूरे के पूरे 59,000 से नहीं करेंगे, यहाँ पे कितने अमाउंट से करेंगे डेबिट, तो 50,000 रुपए से करेंगे डेबिट। उसके बाद इनपुट जीएसटी, ये कौन कौन सा लगा है, तो आपका लगा सी जीएसटी, एक लगा आपका एस जीएसटी। और कभी भी कोई सामान परचेज करने के दौरान, कभी भी कोई भी सामान परचेज करने के दौरान अगर आपको क्या करना पड़े, कुछ टैक्सेस वगैरह चुकाना पड़ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग इनपुट, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। और सामान बेचने के दौरान अगर कुछ टैक्स अगर लगा लेंगे अगर आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे सामान परचेज कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, इनपुट जीएसटी। और इनपुट में भी कौन सा वाला, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो दोनों का नाम करेंगे डीआर। दोनों का नाम क्या करेंगे हम लोग, दोनों का नाम डीआर करेंगे, क्योंकि दोनों आपके लिए खर्च हुआ, दोनों ही क्या हुआ, आपके लिए खर्च हुआ। कोई सामान परचेज करने के समय अगर कोई टैक्सेस अगर चुकाना पड़ रहा हो आपको, तो वो आपके लिए क्या होगा, तो वो एक प्रकार से आपके लिए खर्च होगी। आप मतलब इसके दाम में आपको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। तो लैपटॉप का नाम डीआर हो जाएगा 50,000 से। जीएसटी आपको अलग दिखाना होगा सेपरेट, कितना, तो 4,500। और फिर सी जीएसटी भी अलग दिखाना होगा, एस जीएसटी भी अलग दिखाना होगा। और इसके बाद फिर आपने पेमेंट किया, ये दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर पेमेंट कितना किया आपने, पेमेंट किया 59,000 रुपीज़ का। तो बोलेंगे आप इसको टू बैंक, उसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप टू बैंक बोलेंगे। इसी वजह से इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका एंट्री हो जाएगा। तीनों को जब जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 59,000 हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो हुआ परचेज वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप देखो कि कभी कभी अगर आपने सामान बेचा, अगर ये क्वेश्चंस को अगर देखो आप, क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख एट 20% जीएसटी, एट 20% जीएसटी, 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक, अमाउंट रिसीव बाय चेक, यहां पे आपको ये कह रहा है। तो आप ध्यान रखो, अगर आप देखो तो अभी वर्तमान में जो जीएसटी का रेट है तो 0%, 5%, 18% और 40% है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये पुराना वाला बुक है आपका, तो पुराने वाले बुक के हिसाब से यहाँ पे स्लैब आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लिया जाए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एंट्री करते हैं अगर, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर एंट्री हम लोग करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि सामान हमने बेचा, मोटर कार हमने बेचा, कितने रुपए का बेचा, तो हमने 1 लाख रुपए का बेचा। मोटर कार कितने रुपए का बेचा, तो मोटर कार हमने 1 लाख रुपए का बेचा। और बेचने के समय जीएसटी कितना कलेक्ट किया हमने, जीएसटी कलेक्ट किया हमने 18%। यहाँ पे कह रहा है कि एंड 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक, ये आपको कह रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा ना कि सेलर ने सेम स्टेट में ही सामान बेचा होगा। तो जब कभी भी आप कहीं पे काम करोगे तो आपको ये पता होगा, आपके पार्टी के बारे में आपको ये पता होगा कि आप जो सामान जो बेच रहे हो ना, वो किसको बेच रहे हो। तो सबसे पहला काम आप यही करोगे, कभी भी कुछ एंट्रीज वगैरह पास करोगे ना, तो पास करने के दौरान आपको सबसे पहला काम ये पता लगाना है कि आपका पार्टी कहाँ का है और किस स्टेट का है। तो जैसे ही उसका जीएसटी नंबर देखोगे ना, जीएसटी नंबर देख के उससे पता चल जाता है कि हाँ ये किस मतलब ये किस स्टेट का है। तो धीरे धीरे ये सब भी चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सामान बेचा गया। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हो कि सेम स्टेट में सामान बेचा गया है कि अदर स्टेट में सामान बेचा गया है, सेम स्टेट में, वेरी गुड। कैसे पता चला, पता चला आपका इस तरीके से कि यहाँ पे सी जीएसटी भी लगा और एस जीएसटी भी लगा। तो जब कभी भी सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों साथ में अगर लगे, तो समझना है कि इसका मतलब कि सेम स्टेट में ही सामान बिका है। सामान कहाँ पे बिका है, तो सेम स्टेट में बिका है।
अब सामान कभी भी बेचेंगे तो सबसे पहले कभी भी ये क्वेश्चन अगर जीएसटी वाला आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशंस करना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना, तो 1 लाख रुपीस। अब ये 28% के जीएसटी को क्या करना है, तो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक सी जीएसटी में और एक एस जीएसटी में। सी जीएसटी में अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 14%। एस जीएसटी में अगर जाएगा तो वो भी कितना जाएगा, तो 40%, क्योंकि आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 14-14 दोनों में, यानी कि 14-14 दोनों में ही होगा। अब आप निकालोगे यहाँ पे 1 लाख का अगर 14% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया होगा। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, सबको आता है ना यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 लाख रुपया। 1 लाख लिखने के बाद 14% अगर निकालना है तो 14/100 करोगे आप। ये किसका निकल गया, तो ये निकल गया आपका सी जीएसटी का। वैसे अगर एस जीएसटी का निकालना होगा, वैसे ही आपको अगर एस जीएसटी का अगर निकालना होगा तो फिर से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 लाख रुपया। 1 लाख का फिर से कितना परसेंट, तो आप निकालोगे 14%, तो 0 कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14%, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये भी हो जाएगा 14,000 रुपया, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ 14% का। तो अगर 1 लाख रुपए का 14% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा सी जीएसटी। 1 लाख का अगर निकालेंगे 14% तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एस जीएसटी हो जाएगा 14%। अब दोनों को तीनों को जोड़ो, 1 लाख रुपया यहाँ का हुआ मोटर कार का वैल्यू, जीएसटी का लगा 14,000 रुपया यहाँ, 14,000 रुपया यहाँ, सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,28,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,28,000 रुपये हो जाएगा। अब इसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, तो बेचने के समय अगर आप एक सेलर हो, आपने कोई फोन बेचा 10,000 का कोई फोन, अगर आपने क्या किया, आपने जीएसटी लेकर अगर बेचा तो क्या करोगे, तो आपके पास में जो पैसा जो आएगा वो दोनों वाला पैसा आएगा, एक जीएसटी का भी पैसा आएगा और एक पैसा कौन सा वाला आएगा, तो एक पैसा आपके सामान का भी आएगा, प्रोडक्ट का भी आएगा। भले ये बात, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो जीएसटी का जो पैसा जो सेलर के पास में आएगा, तो ये पैसा जीएसटी वाले का, यानी कि ये पैसा किसी भी बिजनेसमैन का अपना खुद का पैसा नहीं है। अब यूं समझो कि सरकार के बिहाफ में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने कोई पेन अगर बेचा, कोई फोन अगर बेचा, कोई सामान बेचा, कोई लैपटॉप अगर बेचा, तो सरकार का कोई आदमी हर दुकान में पॉइंट रहेगा, फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा क्या कि हाँ जी सामान ले रहे हो जीएसटी, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सरकार ने एक तरीके से अथॉरिटी दिया, यानी कि बोल कर रखा है, या बोला है, किसको बोल कर रखा है, तो सेलर को, कि जब कभी भी आप कोई सामान अगर बेचोगे तो अपने सामान के साथ साथ में मेरे बिहाफ में भी, मेरे तरफ से भी क्या करना है आपको, मेरे तरफ से भी आपको जीएसटी का पैसा कलेक्शन करके रखना है। तो ये जो पैसा जो जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है आपका सी जीएसटी के नाम से, जीएसटी के नाम से, तो ये गवर्नमेंट का पैसा है। ये बात आपको ध्यान में रखना कि ये पैसा बिजनेसमैन का पैसा नहीं है। ये पैसा ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन अपने घर लेकर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि सी जीएसटी मतलब परचेज करने के दौरान और सामान को बेचने के दौरान दोनों में फिर क्या होता है, फाइनली जब साल के अंत में, महीने के अंत में क्या करते हैं हम लोग, तो जीएसटी का फिर डिफरेंसेस वगैरह निकालते हैं, फिर पता होता है कि हमको देना है सरकार को कि लेना है, फिर आईटीसी वगैरह लेकर। अब आईटीसी क्या होता है, आईटीसी का मतलब होता है कि सामान बेचने के समय कितना टैक्स लगा, सामान खरीदने के समय कितना टैक्स लगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस वगैरह निकालेंगे। इस तरीके से वो सब आगे की चीज़ अब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये समझो कि सामान जब कभी भी हम बेचेंगे तो बेचने समय जो जीएसटी का पैसा जो कलेक्शन करके रखेंगे हम, ये बिजनेसमैन का पैसा नहीं होगा। ये पैसा किसका होगा, तो ये पैसा होगा गवर्नमेंट का। ये पैसा किसका होगा, तो ये पैसा हो जाएगा गवर्नमेंट का। ध्यान रखोगे इस चीज़ को आप। तो पैसा जब कभी भी सामान बेचेंगे तो सामान बेचने के समय पैसा तो पूरा का पूरा 1,28,000 रुपया आएगा। तो पैसा जब आएगा तो चेक से आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक। चेक वर्ड कभी भी रहे इसका मतलब क्या, बैंक वर्ड यूज करना है आपको। तो पैसा आपके पास में आएगा तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डीआर, और कितने अमाउंट से, तो पूरे के पूरे 1,28,000 रुपए से। लेकिन मोटर कार कितने रुपए का था, मोटर कार था आपका कितने रुपए का, तो 1 लाख रुपए का था। कितने का था, 1 लाख का था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे मोटर कार के सामने में कितना लिखा, तो 1 लाख रुपया लिखा। इसके अलावा सी जीएसटी, अभी हमने बोला था कि सामान खरीदने के समय इनपुट जीएसटी लगता है, सामान बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो आउटपुट जीएसटी। तो बेचने के समय, खरीदने के समय अगर जीएसटी का नाम डीआर होगा तो बेचने के समय क्या होगा, सीआर होगा। क्योंकि ये लायबिलिटी होता है। ये क्या होता है, ये लायबिलिटी होता है, ध्यान रखोगे आप। ये क्या होता है, तो लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी हमेशा सीआर बैलेंस होता है। इसी वजह से हमने क्या लिखा, इसको सीआर में लिखा। तो बैंक का नाम 1,28,000 से डीआर हो जाएगा, और फिर आउटपुट सीजीएसटी सीआर, आउटपुट एसजीएसटी सीआर हो जाएगा। सबको जब ये तीनों को 1 लाख रुपया हो जाएगा आपका लैपटॉप में, 14,000 रुपया सीजीएसटी, 14,000 रुपया एसजीएसटी, और इस तीनों को जोड़कर डीआर में कितना हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा 1,28,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग
आज की क्लास में हम लोग जीएसटी का जो नया रेट होगा वो हम लोगों ने सीखा, और आप लोगों को पुराना रेट बुक के में अगर लिखा भी होगा आप लोगों के जो पुराने वाले कल जिस पुराने वाले बुक में आप लोगों ने जो देखा था, तो आप लोग को क्या करना, अपडेट कर लेना नए वाले बुक नए वाले स्लैब से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था। ये नया वाला स्लैब, ये जो नया वाला स्लैब है आपका, इस नए वाले स्लैब में ये आपको ध्यान रखना 0, 5, 18 और 40 है आपका ये नया वाला स्लैब। ये वाला आपको याद रखना, पुराना वाला भूल जाना, क्योंकि अमेंडमेंट होता रहता है इसमें। तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जीएसटी कैसे कैसे कब अमेंडमेंट हुआ, अभी वर्तमान में कौन कौन सा रेट चल रहा है जीएसटी का, और इसके अलावा हम लोगों ने जीएसटी सामान खरीदने के समय अगर कोई एंट्रीज वगैरह सामान खरीदने के समय अगर क्या होगा तो किस तरीके से जीएसटी का हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा ऊपर में, और कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करेंगे। इसके अलावा सामान बेचने के समय किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए अकाउंटेंट या फिर कहीं पे आप काम करने जाओगे, एंट्री करने के लिए जाओगे, तो ये आपको एंट्री, इस पे आपको काम करना ही पड़ेगा यह समय, क्योंकि बिना जीएसटी के तो आप एंट्री पास करोगे नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह घर से बनाकर लेके आओगे, ठीक है ना। कल के क्लास में मैं उसको चेक करूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा मदद हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।